आपका एक नारा जो जान दे देंगे जमीन नहीं। ये मेरा नारा नहीं है, हमारे पूर्वजों का नारा है। 12 वर्षों में जनी शिकार होता है, हमारा परंपरा होता है। जनी शिकार करना, महिलाएं निकलती हैं शिकार करने के लिए। तो आप कुर्मी फर्जी लोगों को मैं चेताना चाहती हूँ कि 12 साल ना कंप्लीट होने वाला है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे निशा भगत ने डसा नहीं। नमस्कार, जोहार। मैं शिवम दुबे। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट के नए कार्यक्रम जोहार डायरीज के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए गुमला के एक छोटे से गांव से निकलकर और एक छोटे से ढाबे से निकलकर आज आदिवासियों की आवाज़ बनकर उभर रही हैं। कभी टाइगर जयराम महतो की मंचों पर देखा गया, तो कभी आदिवासियों की हक की लड़ाई के लिए देखा गया। आज हम सुनेंगे इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए निशा भगत, आदिवासी नेत्री निशा भगत जी मौजूद हैं। धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए। जोहार। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक आदिवासी बेटी को मुखरता के साथ अपनी बात को रखने का मौका दिया है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप कौन हैं? कभी आप पे आरोप लगते हैं कि आप किसान समाज से आते हैं, कभी आदिवासी समाज से। आप हैं कौन? आपका परिचय क्या है? मैं एक आदिवासी बेटी हूँ। मेरे बारे में जितनी भी अनर्गल बातें ये लोग फैला करके रखे हुए हैं, तो इस भारत के संविधान के तहत सभी को इस देश में, इस लोकतंत्र में अपनी सबको आज़ादी है। आप किसी के बारे में अगर पता करना है तो आप पता कर सकते हैं। मैं आदिवासी बेटी हूँ और रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली बेटी हूँ। और समाज के परिप्रेक्ष्य में मैं जो काम करती हूँ, तो मुझे कभी मंदिर भी जाती हूँ, मस्जिद भी जाती हूँ, चर्च भी जाती हूँ। और इन कुछ फ़ोटोज़ को लोगों ने निकाल करके ट्रोल किया है, जिसकी वजह से मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है इन लोगों ने। तो इनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली निशा भगत आदिवासी बेटी है। जब आपको जयराम महतो की मंचों पर देखा गया, पहली बार देखा गया, तो कई अफवाह उड़े और कई आरोप लगे कि आपने कांग्रेस को छोड़कर जेएलकेएम की मंचों पर आपको देखा गया। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ करके एक कांग्रेस जो है राष्ट्रीय पार्टी है, और उसको छोड़ करके एक ऐसे क्षेत्रीय पार्टी में जाना मेरे लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी था जो कि वाकई इस झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जिन मुद्दाओं को उठाने की बात जो कर रहा था जयराम महतो, तो मैंने उनको देखा भाषा आंदोलन करते हुए। मैंने उनको देखा 1932 का खतियान की बात करते हुए, यहाँ के जन मुद्दाओं को उठाते हुए देखा। लेकिन जब करीब से मैंने उनको देखा, समझा, तो मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे बताने की इन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ी। इन लोगों ने अपना चाल चरित्र, इन्होंने अपनी जो मंशा है उन्होंने स्वतः पूरी जनता को दिखाने का काम किया। मुझे किसी के बारे में टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और लोगों ने अपने भावनाओं को व्यक्त कर दिया। कुर्मी और कुर्मी में क्या अंतर है, और लगातार अपनी मांग जो है उनकी एसटी में समायोजित होना, ये कैसी मांग है और क्यों? देखिए, चूँकि पूरा भारत का इतिहास है कि इस देश में आदिवासी जो है देश का प्रथम नागरिक है, और कुर्मी जो है ये अपने आप को जो अभी आदिवासी घोषित करने में लगे हुए हैं। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि 1901 की जनगणना में जब भारत सरकार ने जनगणना की थी, तो इनको कृषक कहा गया था और इनको खेती करने के लिए ही विशेष तौर पे हमारे यहाँ पे लाया गया था और हमने इनको खेत दिया। इनको बनाया खेत इनको खेती करने के लिए दिए हम। और रही बात कि इनकी आदिवासी बनने की, तो 1926 में, 1929 में
और 1931 में इन्होंने ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय एसोसिएशन में खुद को क्षत्रिय माना और इन्होंने कहा कि हम उन गरीब तबके के आदिवासी कहलाना नहीं चाहते हैं, हम शिवाजी के वंशज हैं, हम क्षत्रिय हैं। उन्होंने खुद डिनाई किया। ये सक्षम लोग हैं, ये क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले लोग हैं। उसके बावजूद इस संविधान ने इनको ओबीसी में डाला। ओबीसी का 2 कैटेगरी होता है, एक BC1 और BC2। और BC1 में होता है EBC, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास। और ये एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के लोग, अगर पूरे संविधान में उनको एक विशेष जगह दी गई है, उसके बावजूद इस झारखंड में जिस तरीके से अफरा तफरी इन लोगों ने मचा दिया है, इनका कहना है कि हम 65,000 वर्ष पहले आए। तो क्या 65,000 साल तक वो शोषित होते रहे? क्या अपनी मांग को जिस तरीके से आज दूसरा नेपाल बनाने की बात करने वाले लोग, जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं, वो आज कह रहे हैं कि नेपाल बना देंगे, आज कह रहे हैं कि मणिपुर बना देंगे। तो ये उन लोगों की मानसिकता झलकती है कि उन लोग किस मानसिकता के साथ वो आदिवासी बनने की चाहत रख रहे हैं। सबसे पहले तो कुर्मी समुदाय ने कहा कि हम 27-28% है, और जेलकेम के सुप्रीमो डुमरी विधायक ने कहा कि 8 से 10% है। लेकिन सच्चाई ये है कि कुर्मी समुदाय के लोग जिस तरीके से महतो लिखते हैं, महतो कोई जाति है क्या? कुड़माली कोई जाति है क्या? वो तो बोलते हैं लगातार कि कुड़माली भाषा जो है वो देखिए, सदियों से चलती आ रही है। देखिए, उनके समुदाय के एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति जो जिनका नाम है दीपक पुरनियार, उन्होंने एक चैनल में कहा कि आदिवासी 4 गांव में नहीं है। तो ऐसे दिग्भ्रमित करने वाले कुर्मी समुदाय से आज पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा राज्य ही नहीं, पूरा देश जान रहा है कि ये लोग किस तरीके से छल करते हैं, ये छल परपंच करना किस तरीके से जानते हैं। हमारा जो आदिवासी समुदाय है कभी भी विकास विरोधी नहीं रहा है, और इस झारखंड राज्य में कई तरह के लोग रहते हैं। जिस तरीके से राजस्थान में आप देख लीजिए कि क्रीमी लेयर वाले संपन्न मीना लोग, किस तरीके से मीना समुदाय ने आदिवासी में शामिल होकर के, आप देखिएगा कि जो वाकई गरीब गुरवा भील संप्रदाय के अनुसूचित जनजाति के लोग किस तरीके से अपने आप को अपने आरक्षण से, अपने समुदाय से भिन्न पाते हैं। आज इस झारखंड में भी मीना समुदाय का आगमन हो चुका है। क्या चाहते हैं पूरे झारखंड वासी की कुर्मियों को मीना बना दें, और जो यहाँ की आदिम जनजाति है, यहाँ की आदिवासी जनजाति के लोग, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग, जो इस देश के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आज इस देश ही नहीं, इस राज्य में सबसे अंतिम पायदान पे खड़े हैं आदिवासी समुदाय के लोग। आरक्षण के लिए, राजनीति के लिए ये कुर्मी समुदाय मीना बनना चाहते हैं, और ये निशा भगत कुर्मी समुदाय को मीना नहीं बनने देंगे। ये सक्षम लोग हैं, ये हमारा आरक्षण और राजनीति के लिए हमें मारने, हमें मटिया मेट करने के लिए पूरी तरीके से ट्रेन की पटरी तक आ चुके हैं, रोड तक आ चुके हैं। और इनकी जो भाषा शैली दिख रही है कि किस तरीके से हमारे समुदाय को बदनाम करना, किस तरीके से हमारे समुदाय के लोगों को ओपन चैलेंज करना, तो ये लोग चैलेंज करता है। तो मैं इन लोगों को बताना चाहती हूँ कि आदिवासी समुदाय का इतिहास पढ़ के देख लो, चाहे वो मुगल शासक हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे झारखंड को अलग करने की बात हो। वो बोलते हैं लगातार कि हम लोग जब गुलाम भारत था उस समय हम लोग थे,
और 1950 में जब आज़ाद हुआ भारत, उस समय उन लोगों का नाम हटा दिया गया। वो जानना चाहते हैं आखिर किसके कहने पे हटाया गया उनका नाम। पहले तो थे वो एसटी देखिए, कैटेगरी में। सबसे बड़ी बात है कि ये कुर्मी कुर्मी समुदाय के लोगों ने ही ये उलगुलान किया। जैसा कि मैंने बताया कि कुर्मी कुर्मी समुदायों ने कहा कि हम ऊंची जाति के हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमें क्षत्रिय में रखा जाए, हमें नीची जाति में ना रखा जाए। तो उन्होंने ही कहा, तभी उनको अलग किया गया या फिर उनको एक नाम दिया गया, ये जगह दी गई। तो क्या ये लोग 1950 के बाद अब तक ओबीसी का लाभ और उसका फ़ायदा और उसका मलाई क्यों खाते रहे? इसका भी तो विरोध होना चाहिए। मतलब कि आप दोनों हाथ में थाली चाहते हैं और आज जानते हैं कि आपके समुदाय के लोगों ने झारखंड अलग करने में जो योगदान दिया है, इसका मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन अगर आपको हमने अपने खेत को जोतने के लिए, हल चलाने के लिए, वहाँ फसल उगाने के लिए दिया था, हमने अपना खेत आपको अपने नाम करने नहीं दिया था। क्या ये समुदाय के लोग हमारे समुदाय को जो मानने वाले की बात करते हैं, हमारे हो में, मुंडा में, संथाली में, उरांव में या अन्य जनजाति के लोगों में एक दूसरे से शादी ब्याह भी होता है? क्या कुर्मी समुदाय के लोग हमारे घर पे बच्चियां देते हैं क्या? और क्या ये लोग अपने बच्चियों को दहेज देते हैं क्या? हमारे यहाँ हमारे बच्चियों को हर वो सामान दे करके भेजते हैं जहाँ उनकी गृहस्थ अच्छी हो सके। तो ये जो कह रहे हैं, आप कहिए कि जो आदिवासी समुदाय के लोग जो है प्रकृति पूजक हैं, जो प्रकृति को महादेव के रूप में पूजते हैं, हिंदू समाज के लोग भी हमारे पूरक हैं, तो क्या वो हमारा आरक्षण ले लिए क्या? वो लगातार अपनी मांगों में ये बोलते हैं कि हमारी पूजा पद्धति मिलती है, हमारी सांस्कृतिक पहचान मिलती है उनसे, तो हमें क्यों नहीं समायोजन किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी पूजा पद्धति की जाती है बैगा से, पाहन से, मानकी से, मुंडा से। क्या ये लोग हमारे पद्धति को अपनाते हैं? चाहे देखिएगा, चाहे हो मुंडा हो, संथाली हो, उनकी अपनी अपनी शैली है, लेकिन हमारा एक दूसरे से मेल खाता है। क्या इनका हमारा जीवन जब शुरू होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो जिस तरीके से हमारा भिलवा फड़ी होता है, जिसमें बच्चे का संस्कार में दूब का घास होता है, जो राइस बियर आप लोग जानते हैं, हड़िया, वो होता है। जो सक्षम है वो कांसे का बर्तन में उसको इस्तेमाल करते हैं, और जो सक्षम नहीं है वो दोना सील के करते हैं। और लगातार आप देखिएगा कि किसी भी आदिवासी समुदाय के बच्चे का संस्कार जो होता है, पवित्र संस्कार, उनकी माँ का चाहे उनके बच्चे का संस्कार होता है तो भिलवा फड़ी होता है, उसमें अरवा चावल लगता है। और हमारे हर शादी ब्याह मरखी तक में हमारा जो संस्कार होता है वो ये करते हैं क्या? जब हमारे लोग डेथ करते हैं तो उस समय जब उनका आत्मा को, उनका छाय को घुसाते हैं, क्या ये करते हैं क्या? उनका छाय को हम लोग सेवा करते हैं, ये करते हैं क्या? जब आप हमारे से भिन्न हैं, चलो आप मान लिया कि मुंडा हो, उरांव, ये खड़िया, सब लोग भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेल खाता है। लेकिन आप क्यों नहीं मेल खाते हैं? आप अपना इतिहास क्यों बदलना चाहते हैं चंद राजनीतिज्ञकारों की वजह से? अभी देखिएगा, रेलटे का कार्यक्रम में, डहरछे का कार्यक्रम में कई बुजुर्ग महिलाएं गई थी। उनको तो ये भी नहीं पता कि ये लोग क्यों लेके आए हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों ने कहा है कि हमें आरक्षण मिलेगा। ये आदिवासी भी नहीं बनना चाहते हैं। आप लोगों ने कई वीडियोस देखा है, क्योंकि ये लोग हमें छोटी जाति का लोग कहते हैं। और जिस तरीके से सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहा है और सोशल मीडिया में अनर्गल बातें, गाली गलौज और हमारे समुदाय के लोगों को गाली शब्द से जो इन लोग संबोधित कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य का विषय है। ये अपने आप को, अगर वो कहेंगे कि मैं बहुत पाक साफ हूँ, तो ये सोशल मीडिया इनके बारे में, इनके चरित्र के बारे में बता देगा कि जब ये एक आदिवासी बेटियों से नहीं लड़ सक रहे हैं, या आदिवासी बेटियों का जवाब सही मायने में नहीं दे पा रहे हैं,
तो आज ये लोग गाली गलौज में उतर गए हैं, तो इनका चरित्र बता रहा है और इनका परवरिश बता रहा है। ये हमें अपनी परवरिश के बारे में क्या ही बताएंगे, मेरा समाज जानता है कि हमारी परवरिश क्या है। आपका एक नारा जो जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे, ये मेरा नारा नहीं है, हमारे पूर्वजों का नारा है। जिसमें आपने मंचों पे जब दोहराया, अपने मंचों से जब ये नारा दिया, तो ये सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। कुर्मी समाज का आंदोलन, सारे कुर्मी समाज आज रेल टेका डहर छेका आंदोलन में लगे हुए हैं। तो कहीं नहीं लगता है कि ये राजनीतिक मोड़ है, या फिर आपका नारा देना, आपको पार्टी से बाहर करना और फिर मीटिंग होना, ये सारे संकेत क्या देते हैं राजनीति से? देखिए, जहाँ तक मुझे ये दिख रहा है कि ये राजनीतिक का शिकार जो पूरा कुर्मी समुदाय हो रहा है, आप देख लीजिए ना, महतो कहलाने वाले कितने इनके साथ में हैं। चाहे कोयरी हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे यादव हो, चाहे बनिया हो, चाहे ओहदार हो, कोई इनके सपोर्ट में नहीं है। ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ये अपने आप को उच्च जाति का समझते हैं। आप देखिए ना, आपने जो कहा कि जान दे देंगे ज़मीन दे नहीं देंगे, तो ये हमारे पूर्वजों ने कहा था, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो ज़मीन है। हम ज़मीन से, इस प्रकृति से सीधे कनेक्शन है हमारा। अगर हमारे पास ज़मीन नहीं रहेगा, अगर जल जंगल ही नहीं रहेगा, तो फिर हम आदिवासी नहीं कहलाएंगे। तो ये समझने की आवश्यकता है कि आदिवासी क्या होता है। आदिकाल से वास करने वाले आदिवासी हैं। ऐसे ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब दिल्ली से, लाल किले से ये कहते हैं कि देश का प्रथम नागरिक आदिवासी है, और बीजेपी की सरकार, जो केंद्र की सरकार जो कहती है कि आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले प्रकृति पूजकों को हमने इस देश का प्रथम नागरिक बनाया भी, तो ये सच्चाई दिखती है। लेकिन धरातल पे सच्चाई कहाँ है? इस देश का संवैधानिक तरीके से जो इस देश में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली एक आदिवासी बेटी को उन्होंने मान तो दिया, लेकिन केंद्र की सरकार को ये समझना होगा कि राजनीति के इस चाल में जो कभी कह रहे हैं कि हम 20% है, 26% है, 8% है, 10%, ये धरातल में कुछ भी नहीं है। ये आदिवासी मूलवासियों का राज्य है। आदिवासियों से ये मूलवासी बहुत प्रेम करते हैं, कुर्मियों को छोड़ करके। आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी, तो इन्होंने चुनौती दिया और मैंने कहा कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बनाए नहीं जाते हैं। और पुनः मैं कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बनाए नहीं जाते हैं। आपने अभी जो रूढ़िवादी का बात बताया, आप कहती हैं कि असली आदिवासी वही है जो अपने रूढ़ी प्रथा को मानता है। आज के समय में ज़्यादातर आदिवासी रूढ़ी प्रथा को फॉलो नहीं करते हैं। और आप खुद कौन सी रूढ़ी प्रथा को फॉलो करती हैं, क्या आप बताएं? चूँकि हमारा जो देश है पूरी तरीके से सर्वधर्म को मानने वाला ये राष्ट्र है, और हमारे जो आदिवासी क्षेत्रों को इस सरकार ने, इस संविधान की सरकार ने, इस संविधान में भी हमारे लिए एक विशेष संविधान है। ये 5th शेड्यूल का ये राज्य, जहाँ पे बहुत ही पहले स्वशासन लागू कर देना चाहिए था, जहाँ हमारा एक अलग व्यवस्था चलता है। जैसे हमारे उड़ावों का पढ़ा व्यवस्था चलता है, पढ़ा व्यवस्था जो ग्राम सभा के माध्यम से किसी भी समुदाय को हमारी रूढ़िवादी परंपरा में हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये सत्ताधारी लगातार हमारे समुदाय के लोगों को दिग्भ्रमित करते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज के लोग हर समुदाय के लोगों का मान रखते हैं, लेकिन क्या चिंता का विषय ये है कि क्या सभी समुदाय के लोग हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों का मान रखते हैं? क्या हमारी परंपरा को मानते हैं?
क्या वो हमें हे दृष्टि से नहीं देखते हैं? तो हमारा समुदाय को इस संविधान के तहत आने वाला शासन प्रशासन हमें मटियामेट करने के लिए हमें कभी माओवादी, कभी आतंकवादी कह के क्यों मारते थे? क्यों मारा गया हमारे लोगों को? हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले वीर शहीद, मैंने कहा कि इस देश में मुगलों को भगाए, अंग्रेजों को भगाए, और आज हमारे कल्चर में, मैं बार बार कहती हूं कि हमारे कल्चर में प्रभाव हो रहा है। ये जल जंगल जमीन ही नहीं रहेगा तो फिर हमारी आदिवासियत कहां रहेगी? आप आदिवासियत को खत्म करते आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उसको बचाने का। आज मैं 36 साल की हो गई और मैंने वो हर एक मोड़ देखा है। 15 साल में मैंने भी केस खाया है। ये झारखंड को अलग करने में, झारखंड के आंदोलनकारी के रूप में मेरे पिताजी अपना जीवन को निछावर किए हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे इस झारखंड राज्य को बचाने के लिए। और जब मैं एक राजनीति में हूं तो आप मेरे ऐसे भी पोस्ट देखेंगे कि कभी मैं चर्च में दिखाई दूंगी, कभी मंदिर में दिखाई दूंगी, या तो कभी मैं गुरुद्वारे में दिखाई दूंगी, या तो फिर मैं कभी मस्जिद में भी दिखाई दूंगी। चादर चढ़ाने लोग जाते हैं भाई, अपनी अपनी आस्था और लोगों की मान अगर मैं नहीं रखूंगी तो मेरा मान कौन रखेगा? तो हम लोग मानते हैं और इस देश में मना ही नहीं है किसी को किसी के धर्म को, की आस्था को नमन करने से। हम तो नमन कर रहे हैं, हम तो पूज रहे हैं, आपका आस्था को मान रहे हैं, हम तो खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। क्या सरना सनातन अलग अलग हैं या एक? देखिए, सरना सनातन अलग अलग है। सरना जो है उनका पद्धति, पूजा पाठ, उनका संस्कार बिल्कुल अलग है। सनातन जो है, हिंदू संस्कृति जो है, आप देखिएगा कि राजकुमार भगवान राम जी जब वनवास गए थे तो वनवास वो जंगलों में जब भटक रहे थे तो एक कहानी आपने सुना होगा, सबरी माँ उन्हें मिली थी। सबरी माँ के रूप में आज भी सनातनी पूजा करते हैं उनको, जो एक आदिवासी, तो वो एक आदिवासी महिला थी और आदिवासियों ने वहां पे उनको मान दिया, सम्मान दिया, और ये इतिहास जग जाहिर है। आदिवासी समुदाय एक नाम का मोहताज नहीं है। आदिवासी समाज पहले है। सरना अगर सनातन अगर है तो हमारे पूरक हो सकते हैं, लेकिन क्या वो हमारे आरक्षण को का लाभ उठा रहे क्या? क्या हमारा आरक्षण वो खा रहे क्या? नहीं ना। तो फिर हम उनके विरोधी कैसे हो सकते हैं? वो हमारा मान भी रखते हैं, वो हमारे प्रसाद को भी ग्रहण करते हैं। हम जब करम पूजा, जब करम देवता को, जब हमारे देवी देवताओं का, जो गांव के देवी देवताओं का आह्वान करते हैं तो हमारे यहाँ वो शरीक होने आते हैं और हमारे हर पूजा पाठ में, हमारे विधि विधान में वो संलिप्त रहते हैं। कभी उन्होंने हमारा विरोध भी नहीं किया, तो हम कैसे उनको हम कह सकते हैं कि हमारे विरोधी हैं? हमारे भाई हो सकते हैं, हमारे गार्जियन नहीं हो सकते, क्योंकि हम सबसे पहले हैं, आदिवासियत सबसे पहले है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 और 11 में ये फरमान दिया था कि इस देश का मूल नागरिक है तो आदिवासी है। जब इस देश का सुप्रीम कोर्ट, जब इस देश का संविधान जब हमें प्रथम स्थान देता है, तो इस देश के राजनेता कौन होते हैं? इस देश के ठेकेदार कौन होते हैं? इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। इस बात को समझना होगा। हमारे अस्तित्व को, हमारे लोगों को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। अगर जो इस संविधान को नहीं मानता हो और अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता हो, मतलब उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए, बांग्लादेश चला जाना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर आप एक आदिवासी को गाली दे रहे हैं तो क्या आप महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी गाली दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक आदिवासी को गाली देना इस भारत के संविधान में कानूनन जुर्म है। और ये आप देख रहे हैं कि लगातार ये कुड़मी समुदाय के लोग अपना चाल चरित्र से किस तरीके से गाली देकर के आदिवासी समुदाय को नीचे दिखाने का काम कर रहा है। तो ये
ये लोग ओपन चैलेंज कर रहे हैं संविधान को, ये लोग ओपन चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। ये हमें आदिवासियों को गाली देना मतलब समझ रहे हैं कि इस देश की प्रथम नागरिक को, मूल नागरिक को गाली दे रहे हैं। उनको गाली दे रहे हैं जो इस भारत देश को बनाने में, संवारने में, और आज भी अगर संस्कृति बची हुई है, भारत अगर संस्कृतियों से जाना जाता है तो आदिवासी समुदायों के द्वारा ही जाना जाता है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। आज भी देखिएगा इस भारत देश में आदिवासी जो लोकसभा में 102 सीटों में लगभग विराजमान है। अगर चाह ले आदिवासी तो इस देश का प्रधानमंत्री को भी हिलाने का ताकत रखता है आदिवासी। लेकिन बहुत मृदुभाषी होते हैं, अब मिनिमम रिसोर्सेस में जीने वाले होते हैं, जल जंगल जमीन को संरक्षित करने वाले होते हैं। आज तक हमारे आदिवासी समुदाय को पीछे इसलिए रखा गया क्योंकि सबसे बड़ा ताकतवर अगर इस देश का, भारत का प्रथम नागरिक है तो आदिवासी समुदाय है। आज कुर्मी समाज की बात करें तो ओबीसी क्रीमी लेयर 1 में और भी कई जातियाँ जो हैं शामिल हैं। आज कुर्मी समाज बोल रहे हैं कि हम एसटी में समायोजित, कल और कोई समाज आएगा तो आदिवासी कहाँ जाएंगे? जिनके पास खुद की बहुत कम व्यवस्थाएं हैं, जिनके पास खुद की रिसोर्सेज नहीं हैं, सरकार उन्हें खुद पलायन के भरोसे वो हैं, दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। झारखंड से कई ऐसे आदिवासी परिवार जो कि देश के अलग अलग कोने में रह रहे हैं। तो फिर एक समुदाय को, एक समाज को एसटी में समायोजन करने की मांग कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, अगर सही बोला जाए तो आदिवासी कौन है इनको समझना होगा और पूरे देश के लोगों को समझना होगा कि आदिवासी कौन है। महज ये आरक्षण का खेला है। आदिवासी कोई बना नहीं जाता है। आदिवासी आदिकाल से वास करने वाले रूढ़िवादी परंपरा के लोग हैं। और ये लोग अगर ओबीसी हैं तो 2 कैटेगरी है, मैंने बताया। BC 1 में EBC में आते हैं ये, और EBC में सोच लीजिए BC 1 में कौन कौन लोग आते हैं बताओ? तांती आते हैं, कुर्मी, कुड़मी, महतो आते हैं, चंद्रवंशी आते हैं, धानुक आते हैं, तमरिया आते हैं, केवट आते हैं। वैसे ही BC 2 में देख लीजिए कुशवाहा आते हैं, घटवार आते हैं, बनिया आते हैं, कोयरी आते हैं, कुशवाहा कोयरी। तो सबसे बड़ी बात है, और देख लीजिए अभी अंसारी चाह रहे हैं कि हम आदिवासी बन जाएं, अभी देखिए घासी चाह रहे हैं कि हम आदिवासी बन जाएं। तो आदिवासी बना नहीं जाता। ये आरक्षण के लिए सारे लोग आदिकाल से रह रहे हैं कह के आदिवासी बना नहीं जा सकता। आरक्षण लेना है तो आप ओबीसी का आरक्षण बढ़वाइए, सरकार से कहिए। आरक्षण आदिवासियों को मिला है तो वो इस देश के प्रथम नागरिक और सबसे गरीब तबके के लोग और अपने मिनिमम रिसोर्सेज में जीने वाले लोग हैं, आदिम जनजाति के लोग हैं। तो उनका आरक्षण को छेड़ने की कोशिश ना करें। आप ओबीसी में हैं, ओबीसी का आरक्षण बढ़वाइए, आप सरकार से मांग रखिए। ये जिद क्या करना है कि हम आदिवासी ही बनेंगे? आदिवासी बना नहीं जाता है, ये सच्चाई है। बात आपके पूर्व पार्टी जहाँ से आपने निकला है, जहाँ से आप निकली हैं, JLKM की करें तो जयराम महतो की विचारधारा पे क्या रखती हैं अपनी बात? देखिए, जिस तरीके से सोच थी और उन्होंने अपनी सोच को उजागर कर दिया, तो मेरे कुछ कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपनी मंशा जग जाहिर कर दी है कि वो कुर्मियों के बेटे पहले हैं, उसके बाद कोई पार्टी की बात करिए। उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि पहले मैं कुर्मी का बेटा हूँ, उसके बाद में JLKM पार्टी। उसी तरीके से सुदेश महतो जी ने भी अपने आप को ये जग जाहिर कर दिया कि पहले वो कुर्मी के बेटे हैं, उसके बाद में उनके लिए पार्टी है। तो ऐसे लोगों को जो अपने समुदाय के लिए कट्टरता रखते हैं, इस देश में सभी धर्म को मानने की इनको क्षमता होनी चाहिए। अगर आप पार्टी चला रहे हैं तो सभी लोगों को लेके चलना चाहिए।
तो इनकी मानसिकता जो है, कट्टरता जो है, इनकी जो राजनीतिक षड्यंत्र है, वो पूरा झारखंड राज्य ही नहीं पूरा देश देख रहा है। आपके पुराने साथी कहें और जेएलकेएम के नेता संतोष जी का मैंने जिक्र कर रहा हूँ, वो आपके मीडिया में ये बयान देते हैं कि आपके खिलाफ वो भी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे निशा भगत ने डसा नहीं। तो सबसे पहले मैं उनको एक बात बताना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ ये लोग हमको बुलाते थे ना कि जयराम महतो जी से भेंट करवा देंगे, तो वहाँ का बिल भी निशा भगत देती थी। और इनको मैं बता देना चाहती हूँ कि इन्होंने मेरे बारे में ये कहा था कि ढाबा से इसको उठा के लेके आया हूँ। तो जिस ढाबे में वो आए थे, वो वहाँ का मैंने जयराम महतो जी का भी फ़ोटो वायरल किया था। वो ढाबा की मैं संचालिका हूँ और मैं उस आदिवासी परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ आदिवासी समाज मेहनत करता है, मेहनत कश होता है, और मुझे अपना काम करने में कतई शर्म नहीं है। मैं अपने ढाबा में झाड़ू भी लगाती थी, मैं अपने ढाबा में बर्तन नहीं मांजती थी, लेकिन इन लोगों ने कह दिया तो ये भी मेरे लिए उपलब्धि हो गई। लेकिन अपने ढाबे में अपना काम करने में हम आदिवासी कभी संकोच नहीं करते। और ये जो लड़का संतोष महतो कह रहा है कि जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि अभी 4 दिन पहले एक लड़का फ़ोन किया कि दीदी, संतोष महतो को मैंने 25,000 रुपया दिलवाया है, आप एक बार मदद कीजिए ना, आप फ़ोन करिएगा तो डर से दे देगा। तो इनका चाल और चरित्र हम नहीं बताएंगे, जनता बताएगा। ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। मैं तो ढाबे की संचालिका होकर के भी एक निम्न स्तर की आदिवासी बेटी हूँ। ये लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चंदा उगाही करके अपना परिवार चला रहे हैं। और राजनीति करने वाले लोग मेरे आदिवासी समुदाय की बेटी के बारे में अगर ये लोग कहेंगे, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इन लोगों की मानसिकता का पता चलता है कि इन लोगों के मन में आदिवासियों के लिए कितनी कटुता है। आपने आरोप लगाया था, और इसकी सच्चाई मैं नहीं जानता हूँ। आपने आरोप लगाया था कि आपसे स्कॉर्पियो और 10 लाख रुपए भी मांगे गए थे जब आप टिकट लेने की बात कही थी। देखिए, एक सिंगल निशा भगत ही ये बात नहीं कह रही है। आप ये जयराम महतो जी का जो पार्टी के उम्मीदवारों का लिस्ट निकाल के देख लीजिए कि कौन माफिया है, कौन कितना पैसा दिया है। आप उनका रिकॉर्ड भी देख लीजिए। हर एक दूसरा दिन तो आता है कि इतना पैसा दीजिएगा तो पद देंगे। तो मैंने तो नहीं कहा था। लोग कह रहे हैं ना कि जेएलकेएम पार्टी जो है कंपनियों को जा कर के धमकाती है। तो बहुत सारे प्रकरण भी आए थे, हमें भी लगता था कि लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब अपने साथ बीता, मेरे साथ जब बीता, तो लगा कि ये लोग प्रताड़ित लोग हैं। जिस तरीके से मैं प्रताड़ित थी, लेकिन समय का इंतज़ार कर रही थी। मैं छोड़ के जाती तो इतनी चीज़ों का खुलासा नहीं हो पाता। और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उनके पार्टी से निष्कासन करना और हर चीज़ों का उजागर होना मैंने इसलिए नहीं कहा था क्योंकि मुझे पहले ही आभास हो चुका था। जिस समय में मैं ईसाई समुदाय के बारे में जो उलगलान की थी कि आदिवासी समुदाय को तोड़ना, उनकी परंपराओं के साथ मटियामेट करना बंद कीजिए, उसी समय कई आदिवासी समुदाय के लोग जो क्रिश्चियनिटीज़ को अपना चुके हैं, गुमला जिला के जिला अध्यक्ष जो जेएलकेएम के हैं रघुनंदन ओरांव, उनका मैसेज आया कि ईसाई समुदाय के बारे बोलोगी तो तुमको कोई इज्जत नहीं देगा और जेएलकेएम में तुमको रहने नहीं देंगे। तो ये मैसेज का स्क्रीनशॉट मैंने जयराम भाई को भेज दिया था। ये जब हुआ प्रकरण, उसके बावजूद 20, 30, 40, 20-25 मान लीजिए ना, 10 मान लीजिए, क्योंकि हमारे पास प्रमाण भी है कि इन लोगों ने किस तरीके से निशा भगत को पार्टी में निकालने के लिए वो हर हथकंडा आजमा लिया। उस समय विधानसभा से निकल के विधानसभा सत्र के दौरान जयराम महतो जी ने कहा था, निशा दीदी अपने समाज की बेटी है। पहले वो अपने समाज की बेटी है, उसके बाद पार्टी की। तो जब मुझे स्वतंत्रता थी, जब उन्होंने राजनीति खेला, वहाँ ऐसा क्या हुआ कि कुर्मियों को मैंने बोला तो उनको मिर्ची लग गई,
कुर्मी समाज मतलब समाज है और ईसाई समुदाय समाज नहीं है, तो इसमें तो पता चलता है कि ईसाई समुदाय के लिए कोई प्रेम नहीं था इनके लिए। और अपना जब कुर्मी समुदाय के लिए निशा भगत बोली तो आज प्रेम उजागर हो गया और निशा भगत को निकाल दिया। तो इनकी मानसिकता तो ऐसे ही झलक रही है। कई आदिवासी नेता जेल के पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि उन्हें बस इसलिए आगे नहीं आने दिया जाता है कि वो आदिवासी हैं, वो कुर्मी नहीं है। जैसे पूजा महतो को आंदोलन में आगे रखा जाता है, आपको पीछे रखा जाता था, तो इस पे क्या कहेंगी? नहीं, इस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके किसी आंदोलन में मैं नहीं रही, उनके किसी आंदोलन में मैं नहीं रही। हाँ, मैंने सुनी थी कि आदिवासियों को पीछे रखा जाता है। आदिवासी, आप देखिएगा वार्षिक अधिवेशन का आप वीडियो फुटेजेस निकाल के देख लीजिएगा, अंतिम में बैठी हुई थी। मैंने मान रखा, तब भी मान रखा और तब भी मान रखती थी, लेकिन इनकी मानसिकता का पता तब चला जब ये समाज खेलना शुरू कर दे, जातिवाद खेलना शुरू कर दिए। किसी पार्टी का एक जाति नहीं होता है, सभी समुदाय को लोग को लेके चलना होता है। तो उन्होंने जग जाहिर कर दिया, तो मुझे बोलने की उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ी। आज सुबह मैंने एक लेटर पैड देखा जिसमें लिखा हुआ है आदिवासी कुर्मी समाज झारखंड प्रदेश। देखिए, मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, किसने लिखा है? आदिवासी कुर्मी समाज झारखंड प्रदेश। ये कुर्मी समुदाय के लोग, फर्जी इंसान लोग, फर्जी तरीके से आदिवासी जो बनना चाह रहे हैं, तो उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि आदिवासियों के संस्कार तो गिना दिए, कभी जनी शिकार करने के लिए निकली है आपकी जनी लोग? 12 वर्षों में जनी शिकार होता है, हमारा परंपरा होता है जनी शिकार करना। महिलाएं निकलती हैं शिकार करने के लिए। तो आप कुर्मी फर्जी लोगों को मैं चेताना चाहती हूं कि 12 साल ना कंप्लीट होने वाला है और आने वाला समय में जो आप लोग अपने आप को टाइगर समझ रहे हैं, तो यही जनी लोग शिकार करेगी आप लोगों का, याद रखिएगा। इसीलिए अपना नाम टाइगर से हटा लीजिए। जंगली जानवरों को शिकार हम लोग जबरदस्त करते हैं, और अगर आपका समुदाय का लोग हठ धर्मिता अगर नहीं छोड़ेगा, तो केंद्र सरकार को भी बताना चाहती हूं, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहती हूं, गृह मंत्री जी को कहना चाहती हूं, इस देश की प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल जो रह चुकी हैं हमारे राज्य की, द्रौपदी मुर्मू जी को भी कहना चाहती हूं, जब जनी शिकार जानवे नहीं करता है लोग, तो आदिवासी कैसे हो सकता है? आज से नहीं, वर्षों से, आदिकाल से चलते आ रहा है जनी शिकार। 2-4 संस्कारों को अपना लेने से आदिवासी में शामिल नहीं हो सकते ये फर्जी कुर्मी। चेत जाइए। और केंद्र सरकार को भी कह रही हूं, ये परसेंटेज का खेला और राजनीति करने के लिए आदिवासी समुदाय नहीं है, नहीं तो ऐसा जबरदस्त उलगुलान होगा कि पूरा देश देखेगा कि आदिवासी कौन है। ऐसे में आदिवासी की अस्तित्व को बचाना कितना मुश्किल है? देखिए, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का दौर चल रहा है। समझ लीजिए कि हम आईसीयू में हैं और हमारे समाज के जितने भी बुद्धिजीवीगण हैं उनको भी शांत करा दिया गया है, लेकिन ये जो कुर्मी जो आदिवासी बनने का ये जो ढोंग कर रहे हैं, जो संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको चिताने के लिए आज हमारा पूरा समाज खड़ा हो गया है। और आने वाला समय में आपको दिखाई देगा कि प्रत्येक जिले में जो उलगुलान आदिवासी समुदाय के विभिन्न संगठनों के द्वारा किया जा रहा है, वो जबरदस्त होगा, जोरदार होगा। यहाँ की शासन और प्रशासन भी समझती है
कि आदिवासियों का स्व शासन चलता है, आदिवासियों का ग्राम सभा चलता है, आपका ये संविधान से भी बड़ा है, फिर भी हम आपको मान रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो शोषण करना अब बंद कीजिए, नहीं तो ऐसा शोषण होगा कि पूरा देश देखेगा। जिस प्रकार अभी राज्य में अभी भी हिंसा हो रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ मणिपुर की। मणिपुर में भी हमने सेम हालात देखे। कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय एसटी में दर्जा की मांग कर रहे थे और उसी मांग के दौरान हिंसा इतनी बढ़ी कि पूरा राज्य जला दिया गया और अभी भी हिंसा जारी है। तो क्या उसका उदाहरण झारखंड नहीं बन सकता? चिंता का विषय है, इस केंद्र में बीजेपी की सरकार है और अगर आदिवासी समुदाय के साथ इस तरीके से व्यवहार हो रहा है, अगर आदिवासी समुदाय को, अगर बेटियों को नंगा किया जा रहा है और ये पूरा देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड देख रहा है, तो ये केंद्र की सरकार वाकई आदिवासी विरोधी सरकार है। अगर यहां पे भी अगर वहां की जैसे माहौल बनता है, अगर आदिवासी समुदाय को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है बीजेपी यहां पे, तो यहां से आदिवासी समुदाय सुपड़ा साफ कर देगी बीजेपी का। याद रखिएगा, ये आदिवासी बेटी कह रही है, राजनीतिकरण करना बंद कीजिए। जिस तरीके से आपने एक आदिवासी बेटी को एक भारत का प्रथम नागरिक के रूप में मान दिया है, सम्मान करती हूं, ये सम्मान बरकरार रखिए और आदिवासियों को उनका हक दीजिए। इस झारखंड राज्य को नेपाल बनाने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आने वाला समय वो दिन दूर नहीं जब केंद्र सरकार को टारगेट करेगा हमारा आदिवासी समुदाय। झारखंड में 3 राजनीतिक पार्टियां हैं जो मुख्य पार्टी हैं, जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी। ये तीनों पार्टी दोनों समाज के ऊपर अपना बराबर का वोट बैंक कहें या फिर कहें तो 2 नावों पर पैर रखकर चलना। आपके साथ भी हैं और कुर्मियों के साथ हैं। ये कैसी लड़ाई, ये कैसी वोट बैंक और कैसी राजनीति? देखिए, आज तक झारखंड राज्य में सिर्फ स्वार्थ की राजनीति चल रही है, जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले भी कि ये जो वर्तमान सरकार जो है, माननीय हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, उनके पिताजी भी स्वर्गीय शिबू सोरेन जी भी हमारे इस झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रहे और अभी उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी विधायक हैं, उनका एक भाई विधायक है और उनके स्वर्गवासी भाई की पत्नी भी विधायक रही। तो इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि इस झारखंड राज्य का क्या ही वास्तु स्थिति है। और आपको और एक बात बताना चाहती हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिबू सोरेन जी के देहांत के बाद वर्तमान मुख्यमंत्री बड़े भाई हेमंत सोरेन जी, जो कि आदिवासी बेटा हैं, कहते हैं अपने आप को आदिवासी बेटा और हम भी मानते हैं, लेकिन आदिवासियों के हित में काम करते हुए नज़र नहीं आते हैं। जो इस झारखंड राज्य के 24 साल हो गए, 25वां साल चल रहा है, उसमें अपने गांव का एक विकास नहीं कर पाए। वो उनके पिताजी के देहांत के बाद रोड बना, बिजली आई और पूरा देश देखा कि इनके परिवार में ऑलमोस्ट सभी लोग विधायक, मुख्यमंत्री रह चुके। इसके बावजूद अपने गांव का विकास ये आदिवासी परिवार नहीं किया, तो पूरे झारखंड का विकास कैसे करेगा? तो ये हो गई जेएमएम की कहानी। और कांग्रेस की बात की जाए तो आपको पता होगा कि 1961 में आदिवासी कॉलम हटा दिया गया, इसी कांग्रेस की देन थी। आदिवासियों को गौन करने में कांग्रेसियों का सबसे बड़ा हाथ है। चूंकि
जब से भारत आज़ादी के बाद कांग्रेस का सबसे ज़्यादा शासन रहा, ये राज्य जो है 5th शेड्यूल के तहत आने वाला आदिवासी जनजाति के लोगों का राज्य, मूलवासियों के राज्य को वो चाहती तो पेशा अधिनियम पहले ही लागू कर चुकी होती, स्वशासन लागू रहता और यहाँ भी बहुत सुंदर परिवेश में हमारे आदिवासी समुदाय के लोग अपने संस्कृति के साथ रह रहे होते। हमारे संस्कृति, हमारी परंपरा के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ होता। तो ये कांग्रेस की देन है जो कि आज झारखंड में आदिवासियों की स्थिति है वो मटियामेट करने में सबसे प्रथम स्थान कांग्रेस का है। 5वीं अनुसूचित राज्य है हमारी, और 5वीं अनुसूची का नियम है कि पूरे वर्ल्ड से राज्य के आदिवासियों के विकास का पैसा आता है, वो पैसा आखिर आदिवासियों तक नहीं पहुंच रहा, जो सबसे गंभीर मामला है अगर देखा जाए तो। क्योंकि विकास का जब तक राज्य में पैसा वहाँ ज़मीनी स्तर तक नहीं जाएगा तब तक विकास होना असंभव। देखिए, सबसे पहले तो हमने जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो बिहार को बहुत कोसा, और इस देश का सबसे बड़ा चारा घोटाला हमारे इस देश के राजनीति के धुरंधर लालू यादव जी ने किया। और ये घटना हमारे झारखंड राज्य की है, हमारे झारखंड राज्य में हुआ, राज्य का पैसा लूटा गया। और उन्हीं के साथ मिलकर के अगर वर्तमान की सरकार अगर चल रही हो, कांग्रेस ने हमारा अस्तित्व छीना, लालू यादव जी ने हमारा पूरा पैसा, जो हमारा विकास का पैसा, छीन लिया। आप देख लीजिए वर्तमान की जो सरकार है, जेएमएम की सरकार, इसमें कई एक पदाधिकारी जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो घोटाले में संलिप्त होकर के आज जेल की हवा भी खा चुके, और कई लोग जेल की हवा भी खा रहे हैं। तो आदिवासी समुदायों का जो फंड इन राजनीतिज्ञकारों ने अपने स्वार्थ साधने के लिए कागजी कार्रवाई करते हुए सारे पैसा को, आपने देखा शराब घोटाला में देखा, लोगों ने कह दिया कि चूहा पी गया। तो ऐसे लोगों को मूर्ख बनाते गए, लोगों को दिग्भ्रमित करते गए। आज हमारा आदिवासी समुदाय में जो रह रहे हैं, आप देखिएगा, गांव चले जाइएगा, जंगल चले जाइएगा, जंगल की बात अगर छोड़ भी दी जाए तो कई ऐसे गांव हैं जहां पर स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि रोड नहीं बना हुआ है। और साथ ही साथ जिन गांवों में पुल पुलिया पार करके जाना पड़ता है, उन गांवों में बरसात के मौसम में सारा आवागमन ठप हो जाता है। और कोई हमारे आदिवासी अगर बीमार होते हैं तो उनको चारपाई में उठा करके, चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे किसी बीमारी से ग्रसित एक आदिवासी परिवार का सदस्य हो, चारपाई में उठा के लेके जाते हैं 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। उसके बाद में वहां पहुंचने के बाद में कभी कभी मरीज मर जाते हैं। और ये दुर्दशा होने के बावजूद अगर ये सरकार जो है अपने आप को आदिवासियों की हितैषी सरकार कह रही है, महज महिलाओं को 2500 रुपए दे करके ये महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाहर जो हमारी बच्चियां दाई धांगर का काम करने जा रही हैं, उनका पलायन क्यों नहीं रोक सकते हेमंत सोरेन जी? हमारे लिए यहाँ पे जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज को फैक्ट्रीज दिए हैं, उसमें हमारे लोग कहाँ हैं? मलाई कोई और खा रहे हैं, आदिवासी नहीं खा रहे हैं। आदिवासी आज भी, आप सारंडा जंगल चले जाइए ना, सारंडा जंगल छोड़ दीजिए, इस झारखंड को अलग होने के समय की बात याद कीजिए।
कई लोगों को नक्सल बोल करके मार दिया गया, जबकि आदिवासी समुदाय जो है अपने कबीले में, अपने गांव में, अपने मिनिमम रिसोर्सेस में खुश रहने वाले लोग आदिवासी हैं। हमें प्रथम नागरिक और आदिकाल से आने वाले लोग कह कह के इन लोगों ने सिर्फ वोट बैंक लिया, लेकिन हमारा विकास किसी ने नहीं किया। तो अब समय है एक उलगुलान करने की, अब समय है कि हमारा अस्तित्व को मिटने से बचाने की, क्योंकि हमारा संस्कृति भी जा रहा है, हमारे लोग भी मारे जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी सूर्य नारायण हांसदा का फेक इनकाउंटर किया गया। वो भी एक आदिवासी बेटा था। वो भी अपने क्षेत्र में मांग कर रहा था कि हमारे क्षेत्र में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, हमारे क्षेत्र में अच्छे शिक्षा मिले। वो 500 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता था। आपको याद होगा कि संथाल परगना में एक आदिवासी महिला के साथ मुसलमान शादी करके उसके बच्चे होने के बाद उनको 51 टुकड़े में काट के फेंक दिया था। पूरा देश हिला था। उसके बच्चे को भी यही सूर्य नारायण हांसदा पढ़ा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकार की जिम्मेदारी थी कि हमारे आदिवासी समुदाय के बच्चों को विशेष रूप से उनको विशेष शिक्षा के लिए विशेष फंड्स उनको प्रोवाइड कराना चाहिए था। आदिवासी समुदाय के लिए एक भाषा एकेडमी होनी चाहिए थी। आदिवासी समुदाय के बच्चे जिस आदिवासी हॉस्टल्स में रहते हैं वहाँ एक बावर्ची तक नहीं है, वहाँ लाइब्रेरी नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं है। आप किस समाज की बात कर रहे हैं? आदिवासी समाज आपके अनुसार आपकी समाज के लिए कौन कौन सबसे बड़ा दुश्मन है, जो समाज के खिलाफ बोलता है, लड़ता है, आपकी हक को दबाना चाहता है, आपकी हक को ख़त्म करना चाहता है, आपके समाज को ख़त्म करना चाहता है? देखिए, अभी वर्तमान का परिवेश देख लीजिए। जितने राजनीतिज्ञकार आए हैं कोई तो हमारे हितैषी नहीं रहे। पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी का आप 20 साल की काली रात पढ़िएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आदिवासियों का शोषण तो अंग्रेजों से ज़्यादा ये कांग्रेसियों ने किया है। और वर्तमान में कुर्मी और कुर्मी लोगों में 10 विधायक होंगे, 2 लोकसभा सांसद होंगे, एक राज्यसभा सांसद भी है। तो दुर्भाग्य का विषय है कि इन लोगों का जो ये कह रहे हैं कि झारखंड आंदोलन में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा, तो क्या आदिवासी समाज क्या गजरा मुराई छिल रहा था? निर्मल महतो भी एक आंदोलनकारी थे, आपके पिताजी भी एक आंदोलनकारी थे, तो आप उनको नहीं मानती हैं कि वो निर्मल महतो आंदोलनकारी थे? उन्होंने झारखंड को अलग करने की लड़ाई लड़ी। वही बात कुर्मी भी कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं इस बात को मानती हूँ कि झारखंड आंदोलन में आपका योगदान रहा है, लेकिन इस भारतवर्ष में अपना योगदान की बात करिएगा और इस आदिवासी बनने के लिए अपना एन केन प्रकारन किसी भी तरह अपना हथकंडा अपनाइएगा, तो ये निशा भगत भी झारखंड आंदोलनकारी की ही बेटी है। बहुत सारे झारखंड आंदोलनकारियों को मार दिया गया सिर्फ एक नाम के चलते, और बहुत सारे आंदोलनकारियों में आपने सुना होगा कि जयराम महतो के पिता भी थे। और बहुत सारे आंदोलनकारी जो कह रहे हैं ना कि जो बीमार होके मर गए वो भी आंदोलनकारी कह रहे हैं अपने आप को, लेकिन जो जिंदा हैं, जो आंदोलनकारी वाकई रहे हैं, उनको क्या मान सम्मान ये सरकार दे रही है? ये झारखंड राज्य अलग होने के बाद उनको क्या विशेष सम्मान मिला है? तो ये चिंता का विषय है। और झारखंड में कुर्मियों का जो अभी दौर चल रहा है कि आदिवासी बनने का,
तो ये राजनीति के अलावा कुछ भी इनका ध्येय नहीं है। जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो, किसी भी मुकाम तक जाने के लिए तैयार हो, इस राज्य को नेपाल बनाने के लिए तैयार हो, वो आज के समय में सबसे बड़ा घातक वही इंसान है। कोई भी आम इमली जामुन गजरा मुराई उठा करके कह देगा कि हम आदिवासी बन जाएंगे, तो आदिवासी थोड़ी होता है ऐसे बनना। आदिवासी एक ब्रांड है, भारत का प्रथम नागरिक है। विगत 20 तारीख को आपके समाज ने एक आंदोलन किया और महाधरना दिया। उसमें कुशवाहा समाज के अध्यक्ष जो थे प्रताप कुशवाहा जी, वो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उन्हें रोज़ डराया धमकाया जाता है बस इसलिए कि उन्होंने कुर्मी समाज को एक नाम दिया। वो नाम वो बोलते हैं कि वो परजीवी है और वो आपके साथ धरने में साथ दे रहे हैं। और वो भी कुर्मी समाज भी कहता है कि कुशवाहा समाज कुर्मी ही है, हम लोग सब एक हैं। तो वैसे में तो बट गई कुर्मी समाज दो वर्गों में। देखिए, प्रताप कुशवाहा जी ने एक स्टैंड लिया है और जबरदस्त स्टैंड लिया उन्होंने, और ये बताया है इन लोगों को जो कुर्मी कुर्मी जो अभी रेल टेका और डहर छेका का कार्यक्रम किए, उनका कहना है कि हम 20% से ज़्यादा हैं, तो इन्हीं सभी को मिला के ये कह रहे हैं। तो उसमें तो एक वर्ग आपके साथ है। तो यही तो खेला है, ये लोग राजनीति का शिकार बना रहे हैं सभी को। और ये जो केंद्र की सरकार को ये दबाव देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो जनसंख्या है इतना, तो प्रताप कुशवाहा जी ने ये फरमान दे दिया कि कोयरी कुशवाहा जो है वो कुर्मियों के साथ नहीं है, वो आदिवासियों को मान देते हैं, सम्मान देते हैं। और उन्होंने ये एडमिट भी किया कि आदिवासियों के खेत में जोत करके आज भी हम लोग काम करते हैं। वो कहते हैं हम आदिवासियों को राजा मानते हैं राज्य में। एग्जैक्टली चूंकि तो आपको उन्हें मैं तो जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बोल रहे हैं आपको घर से निकलने नहीं दिया जाएगा, समाज में खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, इन लोगों की मानसिकता तो इसी में झलक रहा है ना। मैंने क्या बोला कि वो जो व्यक्ति अपनी बात को रखा, जो उनके पूर्वजों ने उन्हें बताया और वो अभी तक करते आ रहे हैं, तो उन्होंने सच्चाई रखी, तो कुर्मियों ने उनका घर जलाने की धमकी दे दिया। उनके माता पिता का चिंतित वीडियो मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि मेरा बेटा को कुर्मी लोग मार देगा। लेकिन याद रखिएगा, कुर्मी और कुर्मियों भाई भाई किसको होता है ना, वो इन्होंने बता दिया। तो वो तो बोलते थे मांझी महतो भाई भाई। मांझी महतो इसीलिए भाई भाई कुर्मी बोलते थे क्योंकि स्वर्गीय निर्मल महतो जी ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दिशम गुरु जी को कुछ पैसे दिए थे राजनीति में, और उनकी जान बचाने के लिए उनको आश्रय दिया था। इनका कहना है कि आपने हमको जमीन दिया काम करने के लिए, हमने आपको राजनीति के लिए आश्रय दिया, आपका काम है कि आप हमको आदिवासी बना दीजिए। इसीलिए देख लीजिएगा कि कुर्मी बनाने के लिए, कुर्मी लोगों को आदिवासी बनाने के लिए कई दिग्गज नेताओं ने सिग्नेचर किया है। ये वर्तमान के मुख्यमंत्री जी को भी मैं चेताना चाहती हूँ, ये कुर्मी और कुर्मी हमारे खेत में धंगराई करते थे। आप अपने पिता का मान रखने के लिए धंगराई करना बंद कीजिए, नहीं तो आदिवासी समुदाय जो है आने वाला समय में आपको आपकी जगह बता देगा और आप एक मुखिया तक चुनाव जीत नहीं पाएंगे। उनके साथ, कुर्मी समाज के साथ उनके अपने नेता जो कभी आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, सुदेश महतो, जयराम महतो, आज एक साथ हैं।
आपके साथ कोई नहीं, सिर्फ आपके साथ समाज खड़ा है, कोई आपके समाज का नेता आपके साथ खड़ा नहीं है, तो ऐसे में लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल है। देखिए, हम लोग संघर्षों में पले बढ़े लोग हैं और संघर्ष जो है हमारा दिनचर्या में भी होता है और ये जनता नेता बनाती है। अगर नेता आज समाज से परे हैं, आज समाज को वो नहीं पूछ रहे हैं, तो इन नेताओं को जनता जो है अपना जो समाज है उनकी औकात बताने का काम करेगी। और मैं खुशनसीब वो बेटी हूँ जो कुर्मी और कुर्मियों के द्वारा इतनी गालियाँ जो दी जा रही हैं, और जो मेरा समाज जो मेरे साथ है, आपके चैनल के माध्यम से मेरे तमाम समाज के, हमारे गार्जियन, हमारे सहपाठी, हमारे भाई बहन, हमारे तमाम लोगों को मैं धन्यवाद दूंगी और आभार प्रकट करती हूँ कि आपकी बेटी को जो मान दिया है आपने, वो इतिहास में लिखा जाएगा। आपको डर नहीं लगता है, धमकियां नहीं मिलती हैं क्या? आदिवासी बेटी हूँ और मैं भगवान बिरसा मुंडा जी की, मैं तात्या भील जी की, मैं वीर बुधू भगत जी की, मैं सिद्धू कान्हो जी की, मैं फूलो जानो की, मैं वो वीरांगना बेटी हूँ जो अपना बलिदान भी अपने समाज के लिए हंसते हंसते दे दूंगी। इन कुर्मियों को बलिदान का पता ही क्या है। हमारे कई वीर शहीदों ने इस देश के लिए, इस राज्य के लिए शहीद हो गए। तो निशा भगत तो एक छोटी सी आदिवासी गरीब गुरबा की बेटी है। तो मुझे झारखंड राजनीति में एक अभी नया मोड़ आया है, जो हमने अभी 5 से 10 सालों में देखा कि यहाँ जो आंदोलन करता है वो नेता बनता है। आप भी आंदोलन कर रही हैं तो आप भी नेता बन जाइएगा। देखिए, मैं अपने हक और अधिकार की बात कर रही हूँ। जब मैं पैदल यात्रा करके गुमला से रांची राजभवन पेशा अधिनियम 1996 को लेकर के जब पैदल यात्रा कर रही थी, तो मैं जेल कैंप पार्टी में थी और कुर्मी समुदाय के लोग लगातार विरोध किए हैं कि पेशा अधिनियम यहाँ लागू नहीं होने देंगे। जबकि पेशा अधिनियम कानून जो है आदिवासियों का स्वशासन को लागू करने में, यहाँ का ग्राम सभा को लागू करने में, आदिवासियों की अस्मिता को बचाने में सबसे बड़ा अहम कड़ी है। अब जब उनके आप विरोधी रहे हैं तो समझ लीजिए कि उनकी मंशा क्या है। सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति के लिए अपने आप को ओबीसी से एसटी बनाना चाहते हैं। एक मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि अपने समाज को क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने समाज को धन्यवाद दूंगी और जिस तरीके से उलगुलान है 2400 जिलों में कुर्मियों का जो मन बढ़ा हुआ है, उन कुर्मियों के खिलाफ एक जन आंदोलन कीजिए और अपने स्तर पे, छोटा हो बड़ा हो, हर तरह का कुर्मियों को उनकी जगह बताने का काम कीजिए। और महिलाओं को मैं चिताना चाहती हूं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, तैयार हो जाइए। 12 वर्ष पूरा होने को है और जनी शिकार शुरू होने को है और जंगल के जितने भी जानवर हैं, सब जो हमारे लोगों के जो जितने भी घरेलू जानवर हैं, उनको खाने का काम कर रहे हो, चाहे हमारे समाज में धूमिल पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे लोगों का भी हमें जनी शिकार करना होगा। तमाम आदिवासी महिलाओं को मैं कहना चाहती हूं कि एक होइए, उठिए, जागिए। इस बार का जनी शिकार जबरदस्त होगा, चाहे नेताओं का होगा, चाहे जंगल के जानवरों का होगा। हमारे नए कार्यक्रम जोहार डायरीज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक गुमला गांव की एक गरीब बेटी को आपने अपनी बात रखने का मौका दिया। आपने समझा कि आदिवासी आज वाकई बहुत ही तकलीफ में है, जो इस देश के प्रथम नागरिक आज वाकई अंतिम पायदान में है। तो इसके लिए मैं आप सभी को, तमाम टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ हमारे समाज की तरफ से।